Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. And today I am going to cover very important topic of CA final as well as CA final, that is taxation of charitable and religious trust and institution. This topic covers section 11 to 13. Okay. So first question is what is charitable trust? Okay. Charitable. अब इसमें क्या होता है, जैसे काफी सारी संस्थाएं होती हैं जो रन करती हैं, ठीक है, वो किसके लिए, जैसे पुअर जो पीपल्स है उनकी हेल्प करने के लिए, मेडिकल जो फैसिलिटीज है उन्हें प्रोवाइड कराने के लिए, और अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो किसके लिए, जो पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाने के लिए जो ट्रस्ट संस्थाएं बनाई जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं ट्रस्ट। देखो अब चैरिटेबल मीन्स क्या होता है, चैरिटेबल देखो क्या लिखा है, सेक्शन 15 चैरिटेबल मीन्स रिलीफ ऑफ पुअर। अब रिलीफ ऑफ पुअर मीन्स पुअर पीपल्स की हेल्प करने के लिए जो चैरिटेबल संस्थाएं बनाई जाती हैं वो रिलीफ ऑफ पुअर, और लाइक एजुकेशन एंड योगा और मेडिकल रिलीफ जो इनके लिए संस्थाएं बनाई जाती हैं, क्या है, चैरिटेबल में आते हो। और क्या, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट लाइक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट मीन्स वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को क्या है, इन्हें सेव करने के लिए, बचाने के लिए जो भी ट्रस्ट बनाई जाती हैं उन्हें क्या किसमें आती है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। और इसका क्या, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। अब प्रिजर्वेशन मॉन्यूमेंट जो पुराने किले हो गए उन्हें क्या करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, और क्या प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स आर्टिस्टिक जो और पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं आर्टिस्ट के, उनको क्या सेव करने के लिए और उन्हें क्या मेंटेन रखने के लिए, हिस्टोरिक इंटरेस्ट के लिए उन्हें क्या करते हैं, उनके लिए जो भी संस्थाएं बनाई जाती हैं वो किस में आती है, चैरिटेबल में, ठीक है। अब इन्हें क्या मिलता है, इन्हें पीपल्स क्या करते हैं, दान करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। और क्या, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। और कोई क्या है, एनी अदर एडवांस के लिए, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट जिसका क्या हो, जिससे जनरल पब्लिक की यूटिलिटी, मतलब जिससे जनरल पब्लिक को क्या हो, फायदा हो, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। अब इसमें कंडीशन क्या है, क्या लिखा, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। देखो इसमें क्या है, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल यूटिलिटी नॉट टू बी चैरिटेबल पर्पस। ये कब एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी नॉट टू बी चैरिटेबल पर्पस, ये कब चैरिटेबल पर्पस लिए नहीं मानी जाएगी, अगर क्या करती है, इफ इट इन्वॉल्व्स एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रेड कॉमर्स एंड बिजनेस। अगर ये क्या करते हैं, ट्रेड करती है, कॉमर्स कोई ऑनलाइन इसका बिजनेस है, ठीक है, कॉमर्स और बिजनेस करती है, तो ये किसमें, एडवांस ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट जनरल यूटिलिटी में, पब्लिक यूटिलिटी में नहीं आएगी। और इसमें क्या, इसमें कुछ कंडीशन, इसमें कंडीशन क्या है, बट इट इज ट्रीटेड एज चैरिटेबल पर्पस इफ एग्रीगेट रिसीव्ड फ्रॉम द बिजनेस। अब ये कब चैरिटेबल पर्पस मानी जाएगी, अगर इसकी एग्रीगेट रिसीव्ड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज नॉट मोर देन 20% ऑफ टोटल रिसीव्ड। इट मीन्स जो बिजनेस कर रहे हैं और जो टोटल रिसीप्ट हुई है उसका टोटल रिसीप्ट का 20% उस बिजनेस से रिसीप्ट नहीं होनी चाहिए। 20% से अगर ज्यादा रिसीप्ट होगी तो ये चैरिटेबल पर्पस नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अगर इससे कम रिसीप्ट हुई है तो वो चैरिटेबल पर्पस के लिए कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और इसमें कुछ और क्या लिखा है, नोट्स एज पर CBDT देयर इज नो नीड टू कैंसिल रजिस्ट्रेशन जस्ट बिकॉज बिजनेस रिसीप्ट इज 20% एग्जम्पशन विल नॉट बी अवेल फॉर दैट ईयर। अब क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा उस ईयर की, जो जिस ईयर में क्या है 20% ज्यादा क्या आ जाता है, इसकी बिजनेस रिसिप्ट हो जाती है, बट और उसमें क्या है, विल नॉट अवेल फॉर दैट ईयर, और इसमें क्या एग्जाम्पशन अवेल नहीं होगी, ठीक है। तो ये किसका मतलब क्या, देखो इट मीन्स ये कि एडवांसमेंट में आती है, एडवांसमेंट में, ठीक है, एडवांसमेंट। पॉइंट नंबर कौन सा, ये पॉइंट नंबर जी है, इसमें लाई करती है, एक ट्रस्ट है, ठीक है। और उसकी टोटल रिसिप्ट कितनी है, टोटल
रिसीव्ड्स 1,40,000 सपोज। ओके, अब उसका क्या है, और बिजनेस रिसीप्ट कितनी है उसकी, बिजनेस रिसीप्ट्स है उसकी कितनी, 40,000। उसकी बिजनेस रिसीप्ट कितनी है, बिजनेस रिसीप्ट है 40,000। ओके, अब देखो, अब हमें इसमें चेक करना है इसका, क्या अगर ये 20% ज्यादा है तो उस ईयर के लिए चैरिटेबल पर्पस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है इसमें, अब देखो चेक करो, 40,000 इसमें आउट ऑफ, इसमें टोटल में से कितना, 40,000 किसमें रिसीव हुआ है, अब बिजनेस रिसीप्ट से रिसीव हुआ है, और बाकी क्या है, ट्रस्ट में रिसीव हुआ है, ट्रस्ट रिलेटेड। 1,40,000 डिवाइड बाय 40,000 डिवाइड बाय 1,40,000 इंटू में 100। देखो 40 डिवाइड बाय 1,40,000, अभी देखो 20 कितना बन रहा है, 28% समथिंग बन रहा है, 28.57%। अभी देखो ये किससे ज्यादा है, 28.57% ग्रेटर देन किससे, 20%। अभी 20% से ज्यादा है, तो इसमें क्या लिखा है, ये लिखा है देखो, बट इट इज ट्रीटेड एज चैरिटेबल पर्पस। ये कब चैरिटेबल पर्पस के लिए ट्रीट की जाएगी, इफ एग्रीगेट रिसीव्ड फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी इज नॉट मोर देन कितने, 20% ऑफ दैट टोटल रिसीव्ड। बिजनेस रिसीव्ड का कितना, 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, 20% से ज्यादा हो रहा है, तो ये चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं मानी जाएगी। तो इसने क्या की, वो जो ओवरराइड कर दी, जो कंडीशन थी उसे ओवरराइड कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या लिखा है उसके बाद, बट जिस ईयर में ये क्या है 20% से ज्यादा हो गया, उस ईयर में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या, उसकी क्या है रिसीप्ट 20% ज्यादा है, बट उसकी जो इनकम है वो क्या मत ट्रीट की जाएगी, उसकी इनकम में कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, बट एग्जाम्पशन विल नॉट अवेल फॉर दैट ईयर। उस ईयर में सिर्फ एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, और क्या इसमें एग्जाम्पशन तो मिलेगी नहीं बिल्कुल भी। ओके, और उसके बाद क्या इसमें, और एग्जाम्पशन रिवर्स हो जाएगी, जो भी इसमें अगर एग्जाम्पशन अवेल की होगी। ठीक, बट और जो इसकी इनकम है ना, उसे क्या, वो टैक्सेबल हो जाएगी उसी ईयर के लिए। ठीक है, और दूसरा एक और केस 2 ले लेते हैं, ठीक है, केस 2। इसमें देखो टोटल रिसीप्ट, टोटल रिसीप्ट कितनी है, टोटल रिसीप्ट है 1 लाख की, और बिजनेस रिसीप्ट कितनी है, 15,000। ओके, अब देखो इसमें परसेंटेज निकालो, कितनी बिजनेस रेट कितनी परसेंट रिसीव हुई है, 15,000 अपॉन में 1 लाख इंटू में 100, ये सिंपल 15% ही आएगा। देखो कितना है, पॉइंट, इट मीन 15%। अब ये देखो 15%, अब ये 20% से कम है ना, अब ये 20% से कम है। इस केस में क्या है, ये इसे क्या मानेंगे, इसे ट्रस्ट में, इसे क्या करेंगे, इसे ट्रस्ट क्रिएट करेंगे। क्योंकि क्रिएट क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें 20% की रिसीव बिजनेस रेट है वो क्या है, कम है। अगर 20% से ज्यादा होती है बिजनेस क्या बोलते हैं, इसे ट्रस्ट की क्या, इसे ट्रस्ट क्रिएट नहीं करते, इसे ट्रस्ट ट्रीट नहीं करते। ठीक है, तो थर्ड वाले पॉइंट कितने, डी वाले पॉइंट में यही था, अगर कोई एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए कोई ट्रस्ट बनाई गई है, और बट वो क्या है, लेकिन वो ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस, कोई बिजनेस नहीं कर सकती है। अगर बिजनेस करती भी है तो उसकी टोटल रिसीप्ट क्या है, 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे, बिजनेस, जितनी उसकी टोटल रिसीप्ट है उसकी 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बिजनेस रिसीप्ट। ओके, तो यही था इसमें, और नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा। ओके, अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, सेक्शन 11 क्लाउज 1 क्या लिखा, इनकम ऑफ ट्रस्ट। सेक्शन 11 क्लाउज 1 इनकम ऑफ ट्रस्ट। अब इनकम ऑफ ट्रस्ट के लिए कौन सा सेक्शन है, 11 है। अब उसमें क्या लिखा, फॉलोइंग इनकम्स ऑफ ट्रस्ट शैल बी एग्जम्प्टेड। इसमें कौन सी जो फॉलोइंग इनकम्स है वो क्या है, वो एग्जम्प्ट हो जाएंगी।
सेक्शन 11 क्लॉज 1 इनकम क्या है, इसमें इनकम ऑफ ट्रस्ट, इनकम ऑफ ट्रस्ट, ठीक, इनकम ऑफ ट्रस्ट। अब देखो क्या लिखा है इसमें, सेक्शन 11 क्लॉज 1 क्या इनकम ऑफ ट्रस्ट, इसमें लिखा फॉलोइंग इनकम ऑफ ट्रस्ट शैल बी एग्जेम्प्टेड। जो फॉलोइंग इनकम्स है वो क्या है, वो इनकम उसके इसमें ट्रस्ट के लिए क्या एग्जेम्प्ट है। कौन कौन से, कॉर्पस डोनेशन, अगर कोई कॉर्पोरेट डोनेशन मीन कोई अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या की जाती है, डोनेशन की जाती है, तो कौन सी होती है, कॉर्पस डोनेशन होती है, ठीक है। कॉर्पस डोनेशन क्या है, कॉर्पस डोनेशन 100% एग्जेम्प्ट, ओके। ये क्या है, ये 100% एग्जेम्प्ट है। जब इसकी टोटल इनकम निकालेंगे तो उसमें ये वाली इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे, टोटल स्टेप्स देंगे, ठीक है। और उसके बाद कहेगा 15% ऑफ ग्रोस इनकम, ये क्या एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री इट मीन्स जैसे आपकी क्या उसमें ट्रस्ट की इनकम कितनी रिसीव हुई है, टोटल हुई है 1 लाख रुपए, ठीक है। उसका डायरेक्ट 15% क्या एग्जेम्प्ट माना जाएगा, उसे अप्लाइड माना जाएगा, उसे क्या माना जाएगा, अप्लाइड, ओके। तो क्या है इसमें एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता है इसमें। अब देखो इसमें क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम, इसमें क्या है 15% ऑफ टोटल इनकम और टोटल इनकम इज ट्रीटेड एज अप्लाइड, ओके, अप्लाइड। जो उसकी 15% टोटल इनकम है जितनी उसकी, उसका 15% क्या है, अप्लाइड मानी जाएगी, ये ट्रीटेड एज अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल देखो, टोटल इनकम ऑफ ट्रस्ट की टोटल इनकम कितनी है, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख इसकी टोटल इनकम है। और उसके बाद क्या है, अब इसमें देखो, अब डायरेक्ट देखो आंसर क्या आएगा इसका, टोटल, अब देखो टोटल इनकम ये होगी ना, आप क्या निकालते हैं, अप्लाइड इनकम, कौन सी इनकम, अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ इनकम, इट मीन जो इनकम अप्लाइड के लिए क्या है, जो इनकम यूज करने के लिए बचेगी वो क्या मानी गई, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम देखो कैसे, बैलेंस निकालना है, टोटल इनकम मान लो, टोटल इनकम निकालनी है, ठीक है। टोटल क्या है, टोटल रिसीव्स कितनी है, ये टोटल रिसीव्स है कितनी, 1 लाख। इसका डायरेक्ट कितना, 15%, डायरेक्ट 15% कितना होगा, 15,000, ठीक। अब कितना बचा, बैलेंस बचा इसका 85,000, ये क्या बचेगा, बैलेंस, ठीक। अब देखो जो 15% है ना, ये डायरेक्ट जो माइनस की है उसे डायरेक्ट क्या ट्रीट करेंगे, अप्लाइड, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, एप्लीकेशन इसे क्या, एप्लीकेशन तो इसे ये ट्रीट मानेंगे कि क्या अप्लाइड हो गई है, ठीक है। अब बैलेंस कितना होता है, 85%, अगर टोटल क्या हो जाता है, अप्लाइड हो जाता है उस ईयर में, जिस ईयर में ये क्या इनकम रिसीव हुई है, तो उसे क्या बोलेंगे, वो अप्लाइड हो जाएगी, वो अप्लाइड इनकम हो गई है, अप्लाइड इनकम। और ये किसके लिए, किस पर्पस के लिए अप्लाइड होनी चाहिए, जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बनी है उसी पर्पस के लिए होनी चाहिए, कोई ये नहीं कि आपने ट्रस्ट बनाई, ठीक है, अब उसी से क्या कर रहे हो, अब ट्रस्ट बनाए, अब गाड़ी खरीद रहे हो खुद के लिए, पर्सनल यूज के लिए, अब डेट पे जा रहे हो अपने गर्लफ्रेंड के लिए, तो थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है।
तो उसका जो पर्पस एक्चुअल है वही होना चाहिए। अब आपने क्या किया, आप गोवा चले गए हफ्ते के लिए, इनकम किसकी कर रहे, टेस्ट की, ये नहीं होना चाहिए। जो उसका एक्चुअल पर्पस है उसी के लिए यूज होनी चाहिए बैलेंस जो इनकम है, ठीक है। अगर जितनी इनकम इसका पोर्शन सपोज इसमें से उस ईयर में कितनी यूज की, अप्लाइड, फॉर पर्पस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट के पर्पस से सपोज कितनी यूज किए, 60,000, ठीक है। और बैलेंस कितना होता है, तो ये क्या मानी जाएगी, टोटल इनकम, टोटल इनकम, ये टैक्स हो जाएगी, ठीक है, ये टैक्स हो जाएगी। और ये टैक्स किसमें होगी, एज पर जो बेसिक लिमिट दी हुई है, जो इंडिविजुअल लिमिट है ना, 0 से 2.5 लाख, 2.5 से कितना, 5 से 10, उसी में क्या है, उसी लिमिट को यूज करेंगे, उसमें टैक्स वेल कर लेंगे, ठीक है। तो ये था एडवांसमेंट भी हो गया उसका। हम तो क्या करते हैं, इनकम और टैक्स कैसे निकालते हैं। अब सी पॉइंट में देखो क्या लिखा, इनकम अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन इंडिया, और ये किस कहां पर यूज होनी चाहिए, इन इंडिया में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको ट्रस्ट की इनकम कहां पर रिसीव हुई, इंडिया में हुई है, तब ये नहीं कि आप आउटसाइड इंडिया में उसे स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। इसमें इंडिया में होनी चाहिए, इसकी क्या होनी चाहिए, इनकम अप्लाइड होनी चाहिए, जो भी इसकी चैरिटेबल पर्पस के लिए रिसीव हुई है। आउट ऑफ रिमेनिंग 85%, बोला था ना, आउट ऑफ रिमेनिंग, जो आउट ऑफ रिमेनिंग कितना बचा है, 85%, 85,000, वो जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है वो इंडिया के अंदर ही क्या होनी चाहिए, अप्लाइड होनी चाहिए, आउटसाइड इंडिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो क्या लिखा है, अप्लाइड मीन्स, अप्लाइड का मतलब क्या होता है, अगर कोई कैपिटल असेट्स परचेज कर लिए, किसके लिए, फॉर पर्पस ऑफ सच ट्रस्ट, जिसके लिए जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बनी है उसकी रिलेटेड क्या असेट्स परचेज करी, और कोई एक्सपेंस हो गए, रिमेनिंग एक्सपेंस, लाइक उसमें कुछ वर्कर काम कर रहे हैं और अदर एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, वो क्या हो गया, रिमेनिंग एक्सपेंसेस। डोनेशन टू अदर रजिस्टर्ड, और किसी अदर ट्रस्ट को डोनेट कर दिया है, एज पर सेक्शन 12AA एंड 12AB, ओके। और रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट्स, अगर कोई लोन लिया है अब असेट्स को परचेज करने के लिए, कैपिटल असेट्स को परचेज करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ सच ट्रस्ट, तो उसका रीपेमेंट करना है, तो वो भी अप्लाइड माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे 85% बचा, अब उसकी क्या थे, लोन का रीपेमेंट करना था, तो 60% क्या करते हैं, 60,000 लोन रीपेड कर दिया, और जो बैलेंस बचा वो टोटल इनकम हो जाएगी, ओके। तो ये था इसमें। अब देखो सेकेंड पॉइंट में क्या है, इफ कॉस्ट ऑफ असेट्स ऑलरेडी टेकन एज अप्लाइड देन डेप्रिसिएशन ऑन सच असेट्स शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज एप्लीकेशन व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। अब देखो, अब इसमें क्या है, जो कॉस्ट ऑफ असेट्स ऑलरेडी टेकन एज अप्लाइड, जो असेट परचेज की थी उसे क्या है, अप्लाइड में पहले से टेकन कर लिया है, अब उसकी जो असेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन अप्लीकेबल नहीं होगा, उसका डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसको टोटल का जो असेट्स की वैल्यू थी उसका क्या पहले एप्लीकेशन में हमने यूज कर लिया है, माइनस कर दिया है, तो उसका दोबारा थोड़ी ना इफेक्ट दोबारा पड़ जाएगा फिर उस पर, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला, तो उस जो असेट्स परचेज किए उसको अप्लाइड कर लिया है, अप्लाइड जब टोटल कैलकुलेट करें तो उसमें माइनस कर दिया है, तो उस एसेट पर डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ट्रस्ट है। उसका क्या लिखा, कॉर्पस डोनेशन इज एग्जेम्प्टेड, कॉर्पस डोनेशन इज एग्जेम्प्टेड इफ इट इज डिपॉजिट इन द मोड्स ऑफ स्पेसिफाइड इन सेक्शन। अब कॉर्पस डोनेशन कब एग्जेम्प्ट है, अगर वो स्पेसिफाइड सेक्शन कौन सा, 11 क्लाउज 15 में, सेफ इन्वेस्टमेंट में, उसे क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, तो क्या है वो 100% के एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब देखो फोर्थ पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्वेश्चन बन गया तो इस चीज से बन के आएगा। ये अमेंडमेंट हुई है, ये अमेंडमेंट कब हुई है, फाइनेंस ईयर 2021 में, मतलब इसका अप्लीकेबल विद इफेक्ट कब से होगा, 22 से, असेसमेंट ईयर 22 से होगा, तो अब समझो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब इसे ध्यान से पढ़ो, पहले क्या लिखा, अमाउंट अप्लाइड आउट ऑफ कॉर्पस फंड shall not be treated as application in current year. However, when the income of previous year is utilized to invest or deposited back into specified mode for such corpus, then such amount shall be allowed as a application in the previous year in which
इट इज इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड बैक टू कॉर्पस एंड टू द एक्सटेंट टू इट्स डिपॉजिटेड बैक। ओके, अब इसमें क्या बोला है देखो, अगर क्वेश्चन बन के आएगा तो इसी पॉइंट से बन के आएगा। ठीक है, इसमें लिखा है कॉर्पस डोनेशन से अगर कोई विड्रॉ किया अमाउंट, सपोज ये कॉर्पस फंड यहां पर पड़ा है कितना, 10 लाख रुपए। ठीक है, कॉर्पस फंड का मतलब ये स्पेसिफिक पर्पस है, स्पेसिफिक पर्पस। इसके अलावा कोई और पर्पस के लिए यूज किया तो ये 100% टैक्सेबल हो जाएगा, सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या किया, इसमें से कुछ अमाउंट क्या कर लिया, इसमें से 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। ठीक है, ट्रस्ट ने इतने विड्रॉ कर लिए अदर पर्पस के लिए, फॉर अदर पर्पस। ओके, अब इसका जो अप्लाइड है, इसका बेनिफिट जो एग्जाम्पशन है, जो अप्लाइड किस ईयर में मानेंगे, जिस ईयर में इसको अप्लाइड किया है उस ईयर में से एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, उस ईयर में से माइनस नहीं करेंगे, इसे उस ईयर में माइनस करेंगे जिस ईयर में इसको डिपॉजिट या इन्वेस्ट कर दे। तो भाई इसी के अंदर दोबारा जब इसको जो विड्रॉ किया था उसे दोबारा इसमें जब क्या करोगे, जिस ईयर में आप क्या करोगे, इसे डिपॉजिट कर दोगे या इन्वेस्ट कर दोगे एज पर किसके सेक्शन 11 क्लॉज 5 में। ठीक है, तो उसी ईयर में इस इनकम को क्या कर सकते हैं, अप्लाइड माना जाएगा उस ईयर में। ठीक है, इसका मतलब ये था, मतलब कॉर्पस डोनेशन सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर उसका बीच में किसी और इस अदर पर्पस के लिए उसने से विड्रॉ किया है तो जिस ईयर में विड्रॉ किया है अदर पर्पस के लिए उस ईयर में उसकी अप्लाइड इनकम नहीं मानी जाएगी। और उसकी अप्लाइड इनकम कब मानी जाएगी, जिस ईयर में उसे डिपॉजिटेड बैक कर देते हैं, जिस ईयर में। ठीक है, डिपॉजिट बैक कर दिया जिस ईयर में, या उसी जिस ईयर में इन्वेस्ट कर दिया एज पर सेक्शन 11 क्लॉज 5 में, उस ईयर में क्या मानी जाएगी, अप्लाइड ऑफ इनकम मानी जाएगी। ये है इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद क्या 5th वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या, ये भी फाइनेंस एक्ट में क्या अमेंडमेंट हुआ अभी रिसेंटली, उसका विद इफेक्ट कब से, 22-23 से, असेसमेंट ईयर 2022-23। अब इसमें देखो क्या लिखा, एप्लीकेशन फ्रॉम लोन्स बोरोइंग शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन फ्रॉम लोन्स एंड बोरोइंग shall not be considered as application. However, when such loan or borrowing is repaid from the income of previous year, such repayment shall be allowed application in which year repaid or extend to repaid. अब देखो इसमें क्या लिखा, अब इसमें देखो ये भी क्या अमेंडमेंट है, ये पहली अमेंडमेंट थी, अब दूसरी अमेंडमेंट क्या है, अब ट्रस्ट पे लोन लिया और उसने लोन को यूज किया। अब जिस ईयर इसने लोन को यूज किया उस ईयर इसे अप्लाइड नहीं मानेंगे, इसको अप्लाइड उस ईयर मानेंगे जिस ईयर क्या करेगी, ये रीपेमेंट ऑफ लोन करेगी। ठीक है, सपोज 20-21 लोन लिया है, लोन टेकन ऑफ ₹1 लाख। 20-21 ये क्या फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर में क्या किया, 20-21 में लोन लिया, इस ईयर में क्या कर दिया, यूज इन सेम ईयर। अब इस ईयर में क्या कर लिया, यूज भी कर लिया 20-21 में। ठीक है, अब इसका असेसमेंट ईयर क्या हो गया, 21-22। जब इसकी टोटल इनकम कैलकुलेट की जाएगी उसमें ये वाला अप्लाइड नहीं आएगा। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते, पूरा एग्जांपल प्रॉपर ही दे देता हूं। देखो टोटल रिसीप्ट कितनी है, रिसीप्ट ऑफ ट्रस्ट है 10 लाख। ठीक है, अब यूज फॉर सच ट्रस्ट के लिए कितनी यूज किया, उसमें से ट्रस्ट के लिए यूज किया है 8 लाख। अब इसमें इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग क्या है, इसमें इंक्लूड क्या है, लोन अमाउंट ऑफ ₹1,00,000। ठीक, एग्जाम्पल इसी को ले, 1,00,000 रुपए इसमें क्या किया है, लोन लिया है, उसे यूज भी कर लिया, इसी में इंक्लूड है 7 लाख में। अब क्या करना है, कंप्यूट टोटल इनकम, टोटल इनकम निकालनी है इसकी। ठीक है, ध्यान से देखो। अब देखो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो क्या है, टोटल रिसीव्ड ऑफ ट्रस्ट, टोटल रिसीव्ड ऑफ ट्रस्ट कितनी है, 10 लाख है ना। अब 10 लाख में से कितनी डायरेक्ट एग्जाम कितनी हो जाती है, 15%। इतनी तो डायरेक्ट एग्जाम हो गई, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन बोलते हैं इसे। 15% मतलब 1.5 लाख, 1.5 लाख। अभी कितना हो गया, 8,50,000। ये बच गया बैलेंस, इसे बोलते हैं बैलेंस। ये प्रॉपर ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो। अब देखो, अब इसमें क्या है, अप्लाइड कितना है, अप्लाइड क्या उस ईयर में, सच 1 लाख, उसमें से लोन जो उस ईयर में लोन टेकन किया तो उसका कितना, 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपए अब यहाँ पर देखो इसी में एड है, तो जो 8 लाख में से 1 लाख एड है वो लोन का, उसे क्या एप्लीकेशन मनी नहीं मानेंगे। तो क्या करेंगे, लेस अप्लाइड फॉर सच ट्रस्ट। सच ट्रस्ट के लिए अप्लाइड कितना है, देखो 8 लाख माइनस में 1 लाख, कितना हो गया, ये आ गया 7 लाख। अब इसको बैलेंस क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी आ गई, 1.5 लाख। ये टोटल इनकम किसके, ये बेसिक की हमने 21/22 से निकाल रहे हैं, 21/22 के है ना, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर 21/22। ओके, अब 22-23 में आते हैं। 22-23 में क्या होगा इसका, देखो 22 में ये है 20-21 और 22-23 की बात करते हैं, 22-23 असेसमेंट ईयर में। ठीक है, और असेसमेंट ईयर है तो फाइनेंशियल क्या होगा इसका, 21-22। ठीक है, 21-22 में इसकी टोटल इनकम कितनी है, इसकी टोटल रिसीप्ट, टोटल रिसीप्ट है 12 लाख। अप्लाइड हुई है 9 लाख, और इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ लोन ₹1 लाख। ठीक है, अब इसे वीडियो पॉज करके लिख लो। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ाने जा रहा हूं, पहले लो स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक, अब नेक्स्ट ईयर में आगे ना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। अब टोटल रिसीट्स कितनी है, 12 लाख की, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी मिल जाती है, 15% की, 12 लाख 1,80,000, 12 लाख माइनस में 1,80,000 कितना है, 10,20,000। अब इसमें से अप्लाइड कितनी मानी गई, अप्लाइड। अब देखो इसमें लोन का भी क्या है, रीपेमेंट हो रहा है इसी ईयर में, इंक्लूड कितना है, इसी में 9 लाख में। तो अब इसमें क्या करेंगे, लेस करेंगे अप्लाइड, ये हो गया बैलेंस। अब अप्लाइड
फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट के पर्पस से किसने अप्लाई किया? 9 लाख। 9 लाख 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 टोटल इनकम बन गई है, इनकम है ये। ठीक है, अब देखो, अब हमने लोन कब लिया था? 20-21 में लिया था, और इसका उसकी टोटल इनकम जब की थी उसमें हमने जब लोन जिस साल यूज किया था उसी साल यूज भी किया था, तो उस साल जब टोटल इनकम कैलकुलेट की थी तो उसमें हमने जो लोन का अमाउंट जो अप्लाई किया था उसे माइनस किया था, नहीं किया था ना? तो क्या था, अब इसको उस ईयर में क्या करना है? अप्लाइड मानेंगे जिस ईयर में ये सच लोन का रीपेमेंट होगा, जिस ईयर में, उस ईयर में इसे अप्लाइड मानेंगे। ठीक है, अब इसका रीपेमेंट कब किया था? 21-22 में। 21-22 में 20 असेसमेंट ईयर क्या है? 21-22 नो सॉरी, असेसमेंट ईयर है 22-23, मतलब फाइनेंशियल क्या हो गया? 21-22 में इसका क्या किया? क्या कर दिया? रीपेमेंट कर दिया है, मतलब 20-21 में लोन लिया और 21-22 में पे कर दिया। ठीक है, और जिस ईयर में पे किया, जिस प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीवियस ईयर हो गया ना 21-22, तो प्रीवियस ईयर 21-22 में ही क्या हो जाएगी? अप्लाइड ऑफ इनकम मानी जाएगी। ठीक है, ये अमेंडमेंट है दोनों, और क्वेश्चन दोनों में से बन के आएगा तो एक उसमें कोई नहीं, अभी देखते हैं, उसमें दोबारा एक और एग्जाम्पल दे देंगे अच्छे से। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है? इफ एनी डोनेशन इज मेड टू एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AB एंड सेक्शन 10 क्लाउड 23C एंड अ कॉर्पस डोनेशन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन। अगर कोई क्या है इसमें है, अगर कोई कॉर्पोरेट डोनेशन क्या की गई, डोनेट की गई है, तो कोई अगर इंस्टीट्यूशन को कोई इंस्टीट्यूशन किसमें रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AB में कॉर्पोरेट डोनेशन अगर क्या की गई है, डोनेट की गई, तो वो एप्लीकेशन ऑफ मनी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40 क्लाउज A ID एंड सब क्लाउज ID for 40A clause 3 and 40A and clause 3A apply in case of trust institution also। देखो क्या लिखे इसमें? सेक्शन 40A clause and sub clause IA if any amount paid credit to resident and if TDS not deduct in previous year or deducted but not paid to government। सेक्शन 40 देखो क्या लिखा है? फोर्टी क्लाउज है, सब क्लाउज आइए। इसमें क्या है? इसमें अगर कोई अमाउंट पेड किया गया, क्रेडिट किया किसी को, रेसिडेंट को, और उस पर टीडीएस एप्लीकेबल था और ट्रस्ट ने टीडीएस कट नहीं किया, और कट किया बट गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया, तो उस केस में उसकी जो भी रिसिप्ट है उसकी सच ड्यू डेट क्या है, और किससे अप टू ड्यू डेट तक नहीं किया कुछ भी ऐसा, तो उसमें क्या है? देन 30% ऑफ सच क्या एक्सपेंडिचर क्या माने, उसका जो 30% एक्सपेंडिचर है उसे डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके 30% एक्सपेंडिचर क्या है हो जाएंगे? डिसअलाउड एप्लीकेशन फॉर ट्रस्ट। क्या लिखा? द सेम वुड बी ट्रीटेड ए एप्लीकेबल इन द ईयर इन विच टीडीएस डिपॉजिटेड, और उन्हें कब अप्लाइड माना जाएगा? जिस ईयर में उस टीडीएस को पे किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। सपोज क्या है 21 मतलब 20-21। ठीक है, क्या ये फाइनेंशियल ईयर, उसमें क्या है ट्रस्ट पर क्या ट्रस्ट ने टीडीएस काटना था बट उसने काटा ही नहीं है। ठीक है, अब उसमें अब क्या उसकी टोटल रिसिप्ट टोटल कितनी है उसकी, सब एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर की है उसके, सपोज उसने उसी 20-21 में कितने एक्सपेंडिचर किए 10 लाख के टोटल एक्सपेंडिचर, उसका 30% क्या हो जाएगा? डिसअलाउ माना जाएगा। ठीक है, 30% 3 लाख, और मतलब 7 लाख को माइनस करेंगे जब टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, और 3 लाख को क्या डिसअलाउड हो गया, और वो कब अलाउड माना जाएगा? जिस ईयर में वो टीडीएस को पे करता है। ठीक है, उस ईयर में क्या माना जाएगा? उसे अप्लाइड माना जाएगा, जिस ईयर में टीडीएस को सच टीडीएस को पे किया गया है। ठीक है, अब क्या लिखा है 40A
क्लॉज 3 एंड 40A 3A क्लॉज 3A इसमें क्या लिखा है, अगर कोई एक्सपेंडिचर इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन मोर देन 10,000 रुपए से ज्यादा का क्या करता है, पेड करता है, किसके थ्रू केस किया है, तो वो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। वो क्या मान जाएगा, जो भी पे किया उसे क्या मानेंगे, इनकम ट्रीट करेंगे। ठीक है, उसको क्या है, उसको एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, मतलब उसे एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। ठीक, और कोई अदर देन अकाउंट पे चेक और डीडी एंड ईसी, ईसी मतलब जो ऑनलाइन पेमेंट किया, नॉट ट्रीटेड ए एप्लीकेशन। जो भी क्या है, सिंगल डे यानी सिंगल पर्सन 10 से ज्यादा का कोई भी पेमेंट की गई है, ठीक है, उसे क्या है, एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था पीजीबीपी में। ठीक है, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर्स में, इफ डिडक्शन अलाउड इन अर्लियर द ड्यू डेट बेसिस इन द करंट ईयर, इफ पेमेंट मेड मोर देन ₹10,000, और क्या उसकी क्या है, अलाउड डिडक्शन अलाउड कर लिया इन अर्लियर ईयर में, अर्लियर ईयर में क्या कर लिया, अलाउड कर लिया, विल बी ट्रीटेड इनकम करंट प्रीवियस ईयर, तो उसे करंट ईयर की इनकम मानेंगे। अगर अर्लियर का मतलब 2021 जो असेसमेंट क्या था, फाइनेंशियल ईयर, उसमें क्या उसे अलाउड कर दिया है। ठीक है, उसमें मतलब एप्लीकेशन में मान लिया, उसको क्या 10,000 से ऊपर की पेमेंट भी कर दी, उसे क्या माइनस भी कर दिया, फ्लैट भी मान लिया। लेकिन अब जब 20-21 को, जो 20-21 का मतलब जब 22-23 में जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें उसे एड बैक कर देंगे टोटल इनकम में। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब 8 में क्या लिखा, इफ एक्सेस, ये भी अमेंडमेंट है, ये भी अमेंड हुई है फाइनेंस एक्ट में 21 में, और ये भी इफेक्ट कब से है, 22-23 में। अब इसमें क्या, इफ एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ अर्लियर प्रीवियस ईयर शैल नॉट बी अलाउड सेट ऑफ करंट प्रीवियस ईयर, इट मींस एक्सेस एप्लीकेशन शैल नॉट अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड नॉट सेट ऑफ। अब देखो इसमें क्या है, इन भारी अमेंडमेंट आई हुई है, इन तीनों के बेस से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो क्या इसमें, अगर एक्सपेंडिचर कर देते किससे, इनकम से ज्यादा, जिस ईयर में जो एक्सपेंडिचर कर दिया, मतलब उसमें क्या उस ईयर में लॉस आएगा, और जो लॉस बैलेंस आया है उसे ना तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना तो सेटअप कर सकते हैं अगले साल। ये पहले होता था, किससे पहले, फाइनेंस एक्ट 2022 जो 21 आया, उससे पहले क्या करते थे, जो लॉस हो गया, जो ओवर क्या कर दिया, ओवर एक्सपेंड कर दिए, तो उसे क्या करते थे, कैरी फॉरवर्ड भी कर देते थे और सेटअप भी कर देते थे। बट अब ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, सीधा लिखा है, जो भी एक्सेस अमाउंट क्या कर दिया है, यूज किया है, उसे ना तो कैरी फॉरवर्ड होगा, ना तो सेटअप होगा। एग्जांपल ले लो इसका, देखो एग्जांपल में देखो, टोटल रिसीव्ड्स कितनी है, 10 लाख की। ठीक है, अब टोटल रिसीव्ड ये, और यूज कितना कर लिया, उसमें से यूज कितना किया है, यूज फॉर अप्लाइड में ले लेते हैं, यूज क्या है, सिंपल अप्लाइड फॉर सच ट्रस्ट, उसी ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट के लिए क्या किए, वो ट्रस्ट बनाए, उसी के रिलेटेड क्या होनी चाहिए, यूज भी होना चाहिए। अप्लाइड किया गया है 10,50,000। ठीक, अब कैलकुलेट टोटल इनकम। अब देखो क्या लिखा है, आंसर देखो, ध्यान से देखना है यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ ट्रस्ट असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। अब इसमें क्या है, टोटल रिसीप्ट्स कितने में, 10 लाख। 10 लाख में सीधा 15% तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, कितना, 1.5 लाख। अब बचा कितना बैलेंस, बचा 8,50,000। ठीक, बैलेंस बच गया। अब लेस करते हैं अप्लाइड सच इनकम, कितना, 10,50,000।
8,50,000 माइनस 10,50,000 कितना बचा? 2,00,000। ये क्या है? लॉस में आ गया ना, लॉस आ गया, लॉस हो गया। ठीक है, अब ट्रस्ट क्या है? लॉस में आ गई। अब क्या बोला इस चीज में? अब क्या बोला है फाइनेंस एक्ट में? क्या है 21 के फाइनेंस एक्ट में, अगर कोई लॉस होता है, ओवर अप्लाइड कर लिया है, तो जो लॉस आया ना, तो ये क्या है? सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं होगा आगे साल के लिए, ना तो सेट ऑफ होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा, भूल जाओ उसे। ठीक है, इसका मतलब ये है इसमें। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या लिखा है। इफ 85% could not apply, पॉइंट नंबर 9, इफ 85% could not apply, अब 85% क्या है? अप्लाइड ही नहीं हो पाई है। अब ये सिचुएशन कब अराइज होती है? जब क्या है, कोई ट्रस्ट अक्रूवल बेसिस पर क्या करती है? अकाउंट्स को मेंटेन करती है। अक्रूवल बेसिस का मतलब उसे टोटल इनकम में पहले से क्या कर लिया? टोटल इनकम मान ली, अभी इनकम रिसीव हुई नहीं है ना। अब जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाते हैं, तो ये अक्रूवल बेसिस पे हो गया। देखो क्या लिखा है उसमें, नंबर ए पॉइंट, इसमें देखो पढ़ो क्या लिखा, फॉर द रीजन दैट होल और एनी पार्ट ऑफ इनकम हैज नॉट बीन रिसीव्ड, और उसमें कोई पार्ट ऑफ इनकम क्या रिसीव ही नहीं उस ईयर में, आउटस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? एसएससी डिक्लेयर सबमिट। अब इसमें एसएससी को क्या सबमिट करना है? डिक्लेरेशन, एसएससी ऑफिसर को डिक्लेरेशन करना है बिफोर ड्यू डेट ऑफ फिलिंग रिटर्न से पहले। क्या? दैट इनकम शैल बी अप्लाइड इन दैट ईयर रिसीव्ड ऑफ इमीडिएटली नेक्स्ट देन सच अमाउंट ट्रीटेड एज डीम्ड टू अप्लाइड इन करंट ईयर। क्या लिखा? अब एसएससी को डिक्लेयर करना है, एसेसिंग ऑफिसर को, जो इनकम उसे रिसीव्ड नहीं हुई है, वो जिस ईयर में रिसीव्ड होगी या नेक्स्ट ईयर में, या जिस ईयर में भी आगे आने वाले ईयर में क्या होगी? रिसीव्ड होगी, उस ईयर में क्या करेगी? वो अप्लाइड करेगी फॉर सच ट्रस्ट के पर्पस के लिए, किसी और पर्पस के लिए नहीं। ठीक है, तो जब वो अप्लाइड करेगी तो उसे क्या मान लिया जाएगा? इस करंट ईयर में हम किसी 21-22 की क्या कर रहे हैं? इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसे करंट ईयर में क्या मानेंगे? अप्लाइड मानेंगे। बट जिस ईयर में उसे क्या करेंगे? रिसीव हो रही है, उस ईयर में थोड़ी ना फिर माइनस करेंगे, क्योंकि अप्लाइड पहले मान लिया है। अब जिस ईयर में क्या होगी? रिसीव होगी, उस ईयर में दोबारा उसे माइनस तो कर नहीं सकते, क्योंकि दोबारा फिर माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और क्या लिखा है? इफ सच अमाउंट इज नॉट अप्लाइड द ईयर ऑफ रिसीव्ड इन द ईयर नेक्स्ट ईयर, देन द सच अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द नेक्स्ट ईयर इन विच सच रिसीव। अब इसमें का है, अब उसे हमने इस साल माइनस कर दिया, लेकिन हमने जब वो इनकम रिसीव हुई है जिस ईयर में, उस साल हमने क्या किया? अप्लाइड ही नहीं किया उस पर्पस के लिए। ठीक है, जब उस पर्पस के अप्लाइड नहीं किया तो उसे क्या कर देंगे? उसी ईयर में टोटल इनकम में ऐड कर देंगे, ये ध्यान रखना है। यही था इसका मतलब। अब बी पॉइंट में क्या लिखा? फॉर एनी अदर रीजन। अब इसमें अदर रीजन में क्या है? एसएससी सबमिट डिक्लेरेशन। अदर रीजन है तो उसमें भी एसएससी को डिक्लेरेशन सबमिट करनी है, तो एसेसिंग ऑफिसर को अप टू ड्यू डेट ऑफ फिलिंग रिटर्न से पहले इनकम शैल बी अप्लाइड फॉर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। अगर कोई दूसरा कोई रीजन है तो उस केस में उसमें क्या था? पहले में उसमें रिसीव ही नहीं हुई, कोई केस में क्या रिसीव नहीं, आउटस्टैंडिंग बची है। ठीक है, टेस्ट क्या है? अक्रूवल बेसिस अकाउंट्स को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब इसमें उसी वही, अब फिलिंग डेट सच इनकम शैल बी अप्लाइड इन नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, देन सच इनकम ट्रीटेड एज डीम्ड applied in current year. If such income is not applied in next year, then such shall be treated as income of next previous year. इसमें भी वही है। अदर रीजन में क्या है? इसमें भी अगर किसी और रीजन से रिसीव नहीं हुई है, ठीक है, उसमें क्या है? उसमें भी इसे असेसिंग ऑफिसर को टेस्ट को क्या करना है? डिक्लेरेशन देनी है कि हम जिस ईयर में ये इनकम, मतलब नेक्स्ट ईयर में, इसके लिए नेक्स्ट ईयर में जब इनकम रिसीव होगी उसी में क्या कर देंगे? उसे यूज करेंगे चैरिटेबल पर्पज के लिए। अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं, अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए पहले यूज कर लेते हैं, तो क्या इस साल उसे डीम्ड अप्लाइड माना जाएगा। डीम्ड अप्लाइड का मतलब इसे अप्लाइड मान लिया है। ठीक है, अगर नहीं किया है तो नेक्स्ट ईयर में, जिस नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा? करंट नेक्स्ट ईयर में क्या मानेंगे? उसे इनकम एड बैक कर देंगे। ठीक है, और इसमें भी वही है। अब जब यहाँ पर अप्लाइड मान लिया, जिस साल यूज करेंगे दोबारा उसे माइनस करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि पहले ही आप यहाँ पर कर चुके हो, तो दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सेक्शन क्या है? सेक्शन 11 क्लाउड 2 में क्या लिखा है? एग्जाम्पशन इफ इनकम एक्यूमुलेटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस।
अब एग्जेम्पशन कब है, जब एक ट्रस्ट क्या करती है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक्यूमुलेट करती है। वो एक्यूमुलेट कितने साल के लिए कर सकती है, 5 ईयर तक कर सकती है। देखो क्या लिखा है, वेयर 85% इनकम इज नॉट अप्लाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में क्या, जब क्या 85% ऑफ इनकम क्या अप्लाइड नहीं होती प्रीवियस ईयर में, बट एक्यूमुलेटेड और सेट अ पार्ट ऑफ सच पार्ट इनकम इज नॉट इंक्लूडेड द इनकम द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। बट उसे क्या है, सेट और एक्यूमुलेटेड और सेट अ पार्ट ऑफ सच इनकम, उसे अपार्ट इनकम, अपार्ट मतलब उसे इनकम में ऐड नहीं करेंगे। कब नहीं करोगे, तो फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी। ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या है, एसएससी शुड फर्निश स्टेटमेंट। एसएससी को क्या करना है, स्टेटमेंट फर्निश करनी है किसी असेसिंग ऑफिसर को। उसमें पर्पस बताना है किस पर्पस के लिए वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसे इकट्ठा कर रहे हैं। अगर कोई असेट्स परचेज करनी है नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर, या 3 साल के लिए कर रहे हैं, तो 3 साल का उसमें स्टेटमेंट में क्या करना है, स्टेटमेंट देनी है। और पीरियड, और उसका पीरियड भी बताना है कितने साल के लिए क्या एक्यूमुलेट करना है। बीच सच इनकम एक्यूमुलेटेड, मैक्सिमम पीरियड, उसका मैक्सिमम पीरियड 5 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसका सच मनी शुड बी डिपोजिटेड, उसको सच मनी को डिपॉजिट कर देना है किसमें, सेक्शन 11 क्लॉज 5 में सेफ इन्वेस्टमेंट में। और उसके बाद सच मनी शुड नॉट डोनेटेड टू एनी अदर ट्रस्ट, और उस मनी को किसी और ट्रस्ट को डोनेट नहीं करनी है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली क्या थी, एसएससी को क्या स्टेटमेंट फर्निश करनी है। ठीक है, उसमें पर्पस बताना है किस पर्पस के लिए उस इनकम को क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और पीरियड बताना है कितने पीरियड के लिए है। और उसके बाद क्या है, और मैक्सिमम कितने पीरियड हो सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं 5 ईयर तक। ठीक है, और उसके बाद क्या, सच मनी शुड बी डिपॉजिट करनी है एज पर सेक्शन 11 क्लॉज 5 में सेफ इन्वेस्टमेंट में। और क्या, सच मनी शुड नॉट डिपॉजिट क्या डोनेट टू एनी अदर ट्रस्ट को, उस मनी को किसी और ट्रस्ट को भी क्या डोनेट नहीं करनी है। उसके बाद क्या लिखा, प्रोवाइडेड दैट इन कंप्यूटिंग ऑफ पीरियड ऑफ 5 ईयर। अब कंप्यूटिंग ऑफ 5 ईयर जब क्या लिखा, प्रोवाइड दैट कंप्यूटिंग ऑफ 5 ईयर द पीरियड ड्यूरिंग विच द इनकम कुड नॉट बी अप्लाइड ड्यू टू एनी ऑर्डर और एनी कोड शैल बी एक्सक्लूडेड। अब इसमें क्या, अगर कोई पीरियड बीच में ऐसा है जिसमें पीरियड ड्यूरिंग द इनकम कुड नॉट अप्लाई ड्यू टू एनी ऑर्डर, कोर्ट है, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, तो उसे क्या मानेंगे, तो उस ईयर को स्किप कर देंगे, क्योंकि इस ऑर्डर किसका, कोर्ट की वजह से, या कोई एनी अदर ऑर्डर आया है। ठीक है, तो इसके लिए 1 साल क्या बन जाएगा, जैसे 5 साल के लिए किया है, उसमें 5 साल इकट्ठा कर लो, और 6ठे साल में उसे कर देना, अप्लाइड कर देना। अगर 6ठे साल नहीं अप्लाइड करते तो 7वें साल में क्या हो जाएगा, उसको तुम्हारी टोटल इनकम आनी जाएगी ये। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, सेक्शन 11 क्लाउज 3, सेक्शन 11 क्लाउज 3 में क्या है, एग्जेम्पशंस विड्रॉल इफ कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। अब इसकी एग्जेम्पशन क्या होगा, विड्रॉल हो जाएगी। कौन सी, एनी इनकम रेफर्ड सेक्शन 11 क्लाउड 2 में, जो क्लाउड 2 में क्या, कौन सी जो इनकम रेफर की गई है, किसमें, सेक्शन 11 क्लाउड 2 में। सेक्शन 11 क्लाउड 2 में क्या था, जब कोई एक्यूमुलेट करता है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अभी तो डिस्कस किया था, और वो कब विड्रॉल हो जाएगी, क्या, इफ क्या लिखा, इज अप्लाइड टू पर्पस और अदर पर्पसेज। अगर वो अप्लाइड कर दिए किसी और पर्पस के लिए, मतलब पर्पस कोई और असेट खरीदने का था और तुमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करने कर दिए उसके, तो वो क्या हो गया, अदर पर्पस के लिए हो गया, तो उसे कर देंगे, उसे डिसअलाउ कर देंगे, वो टैक्सेबल हो जाएगी। इन विच ईयर सो अप्लाइड, जिस ईयर में उसे अप्लाई कर देंगे, जिस ईयर में उसे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद क्या, सीज टू रिमेन इन्वेस्टेड इन मोड, और सीज टू रिमोट क्या है, इसमें अब जो सेक्शन 5 क्लास 5 में है उसमें सीज कर दिया, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो क्या हो जाएगी सर, टैक्सेबल हो जाएगी प्रीवियस ईयर इन विच सो सीज, जिस ईयर में क्या सीज कर दी है, मतलब जिस ईयर में उसे इन्वेस्ट किया ही नहीं उसमें, तो उस ईयर में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, उसका क्या लिखा, सी में इज नॉट यूटिलाइज विद इन स्पेसिफिक टाइम मीन्स 5 ईयर, जो स्पेसिफिक टाइम के अंदर क्या किया, उसे यूज भी नहीं किया है, और नेक्स्ट ईयर आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड देन इट शैल बी टैक्सेबल ईयर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक 6th ईयर। अब वही बोला था 6th ईयर जो एक्सपायरी होने के बाद उसे क्या मानेंगे, टैक्सेबल उसी ईयर मान लेंगे 7वें साल के अंदर। उसे करें इफ डोनेटेड टू एनी ट्रस्ट देन टैक्सेबल इन द ईयर इन विच सो डोनेटेड। आप किसी को डोनेट भी कर दिया ट्रस्ट को, देन टैक्सेबल इन ईयर इन विच सो
डोनेटेड, जिस ईयर में उसे डोनेट किया उस ईयर में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। अब सेक्शन 13 क्लाउज 9 में क्या लिखा, डेनियल ऑफ एग्जाम्पशन इफ रिटर्न नॉट फिल्ड अप टू डेट। अब रिटर्न फाइल नहीं की, क्या लिखा, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन, ये भी किसके लिए, सेक्शन 11 क्लाउज 2 शैल नॉट बी अवेल इफ, तो एग्जाम्पशन अवेल नहीं होगी कब, अगर स्टेटमेंट टू असेसिंग ऑफिसर नॉट फिल्ड अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम से पहले स्टेटमेंट को क्या किया, असेसिंग ऑफिसर को फिल नहीं किए, तो उसकी इनकम क्या हो जाएगी, उसकी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, एग्जाम्पशन क्या हो जाएगी, डिनाइड हो जाएगी। और रिटर्न ऑफ इनकम नॉट फिल अप टू ड्यू डेट, और उसकी रिटर्न ऑफ इनकम भी नहीं की, पहले का स्टेटमेंट, अब रिटर्न ऑफ इनकम भी फिल नहीं किए, कब, अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, जो उसकी रिटर्न ऑफ इनकम बन रही थी ड्यू डेट, उससे पहले उसने क्या नहीं की, रिटर्न को फिल नहीं किया इनकम की, तो उस केस में भी क्या हो जाएगी, उसे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये था सेक्शन 11 का, तक मैंने करा दिया, सेक्शन 13.9 था इसमें। ठीक है। तो यहाँ तो मैंने सेक्शन 11 कवर हो गया। अब जब नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा। आई विल कवर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सेक्शन 11। ओके। सो क्या करना, सारा इसे रिवाइज करना है। ठीक है। और इसकी जितनी भी क्या थी अमेंडमेंट थी उसे जरूर पढ़ना है, उसके मैंने एग्जाम्पल देके भी समझाया है। अगर वो आपने क्या है एग्जाम्पल्स इसी में से अगर क्वेश्चंस बन के आएगा तो उन्हीं में से आएगा बन के, जो इसमें अमेंडमेंट होना। अब एक पॉइंट दोबारा मैं समझाने वाला हूं, कौन सा अमेंडमेंट था। अमेंडमेंट क्या था, अमाउंट अप्लाइड आउट ऑफ कॉर्पस फंड। जो कॉर्पस फंड वही है ना, देखो फोर्थ वाला पॉइंट है, उसे दोबारा बता रहा हूं एक बार। जो कॉर्पस फंड से अमाउंट अप्लाइड किया है किसी और पर्पस के लिए, कॉर्पस फंड का मतलब क्या हो गया, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेट हुआ फंड। ठीक है। उसे किसी और पर्पस के लिए क्या कर दिया है, विड्रॉ के लिए और उसे यूज कर लिया है, तो उसे उस ईयर में अप्लाइड नहीं मानेंगे जिस ईयर में उसे विड्रॉ किया है, उस ईयर में अप्लाइड मानेंगे जिस ईयर में उसे इन्वेस्ट किया है और क्या किया है, और उसे बैक कर दिया, बैक डिपॉजिटेड बैक कर दिया है जिस ईयर में, उस ईयर में उसे अप्लाइड मानेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है। अब क्या करना है, सारा रिवीजन कर लेंगे आपको अच्छे से, जब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ना उसमें काफी सारी चीजें आई, एनोनिमस डोनेशन होगा, है ना, और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होंगी जो मैं सॉल्व कराऊंगा। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कवर सम मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स and also new provisions of this topic. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.